हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एग्जाम्पल एंड वेलकम ऑन टुडेज न्यू शॉर्ट वीडियो क्लास। हमारी शॉर्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन सुन करके अंदर से काफ़ी अच्छा लगता है। ग्रीनरी बढ़ाने के बारे में गवर्नमेंट की तमाम योजनाओं में बात होती है और ऐसी ही एक योजना जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट ग्रीन इंडिया मिशन। ग्रीन इंडिया मिशन बेसिकली दिस इज़ वन ऑफ द 8 मिशन जो कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के तहत कब डिक्लेयर किए गए थे? फरवरी 2014 में। फरवरी 2014 में नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के तहत 8 गोल्स डिसाइड किए गए थे, जिसमें एक था ग्रीन इंडिया मिशन। अब इसका उद्देश्य क्या है? ग्रीन इंडिया मिशन का बेसिकली उद्देश्य है प्रोटेक्टिंग, रिस्टोरिंग एंड इनहैंसिंग इंडियाज डिमिनिशिंग फॉरेस्ट। हमारे जो फॉरेस्ट कवर लगातार घटता जा रहा है, उस फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य रखा गया है। तो यहां पर ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर को हमें बढ़ाना है, उसके प्रति हमें रिस्पॉन्ड करना है, क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट करना है, ठीक है। और अडेप्टेशन और मिटिगेशन, अडेप्टेशन मतलब क्लाइमेट चेंज जैसे हो रहा है उसके साथ में अडेप्ट करना है और क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम करते जाना है। ये ग्रीन इंडिया मिशन के कुछ उद्देश्य रखे गए थे। आइए इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं ग्रीन इंडिया मिशन को। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ग्रीन इंडिया मिशन का? मैंने बता दिया, प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड इनहैंस इंडियाज फॉलिंग फॉरेस्ट कवर। हमारा जो लगातार फॉरेस्ट कवर घटता जा रहा है उसको बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। वर्ल्ड स्तर पर अगर हम देखें तो 33% जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड बताया गया है कि किसी भी कंट्री का जियोग्राफिकल एरिया के प्रोपोर्शनेट 33% जो है वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। हमारे पास ये ऑलमोस्ट 24-25% के आसपास है, दैट टू ट्री कवर को लेकर के, ठीक है। तो हम फॉरेस्ट कवर किसे कहते हैं इसको भी थोड़ा सा बेसिकली हम जान लें कि किसी भी स्थान पर अगर कैनोपी कवर 10% है, ठीक है। क्या? कैनोपी कवर 10% या उसके ऊपर है। अब कैनोपी क्या होता है? एक ट्री है, ऐसा ट्री के ऊपर दिस इज कैनोपी। अब 1 हेक्टेयर लैंड एरिया लेते हैं, ठीक है। 1 हेक्टेयर लैंड एरिया लेते हैं। 1 हेक्टेयर लैंड एरिया में कैनोपी कवर अगर 10% है तो उसको हम फॉरेस्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है। 10% से 40% के आसपास है तो उसको हम रेयर फॉरेस्ट कवर करते हैं। अगर 40% से 70% के बीच है तो उसको हम डेंस फॉरेस्ट कवर करते हैं। 70% से भी ज़्यादा है तो उसको एक्सट्रीमली डेंस फॉरेस्ट के रूप में देखा जाता है। तो हमारा जो कैनोपी कवर है उसको बढ़ाना इसका उद्देश्य रखा गया है, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है? क्लाइमेट चेंज के अडेप्ट करना है, मिटिगेट करना है, ये सारे उद्देश्य बताए गए थे। इसके अलावा फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड इनकम को बढ़ाना। जब फॉरेस्ट में रहने वाले, फॉरेस्ट एरिया के पेरिफेरी में रहने वाले जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं या ट्राइबल्स हैं, उनको फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड मिलेगा तो वो फॉरेस्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा इसके और ऑब्जेक्टिव है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन को धीरे धीरे खत्म करना, धीरे धीरे उसका एब्जॉर्प्शन करना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहलाता है। ये कई माध्यमों से किया जा सकता है। एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है। एल्गीज की फार्मिंग करके ओशन में उनको बढ़ा करके किया जा सकता है। तो कई तरीके से किया जा सकता है। मशीनों के माध्यम से भी किया जा सकता है, सॉइल के माध्यम से भी किया जा सकता है। तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कितना कार्बन सिक्वेस्ट करना है, हटाना है? 50 से 60 मिलियन टन कार्बन हमको 2020 तक हटाने के टारगेट इसमें रखे गए थे। तो क्या हम 2020 तक इसको कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, इसका भी एनालिसिस अभी इस मिशन के तहत किया गया है, जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स मैंने बता दिए। यहाँ पर गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स वो हैं जिसके माध्यम से हम गोल को अचीव करते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। गोल्स क्या है? हमें क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट को सुधारना है, क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट कवर को और इकोसिस्टम सर्विसेज को बेहतर बनाना है, इंक्लूडिंग डेंस ओपन फॉरेस्ट, डिग्रेडेड ग्रासलैंड और वेटलैंड। कहां पर फोकस करना है? कहां पर फोकस करना है? मॉडरेट से लेकर के जो कि जहां पर कैनोपी कवर 40% या उससे कम है, मॉडरेट से लेकर के डेंस फॉरेस्ट तक, ओपन फॉरेस्ट एरिया जहां पर 10% के आसपास फॉरेस्ट कवर है, कैनोपी कवर है, उनको डिग्रेडेड ग्रासलैंड एरियाज को, जहां पर ग्रासलैंड जो है वो डेजर्टिफिकेशन का शिकार हो रहा है, वहां पर, और वेटलैंड एरिया को हमें कितना करना था? 5 मिलियन हेक्टेयर बढ़ाना था। डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, डिग्रेडेड ग्रासलैंड और वेटलैंड के 5 मिलियन हेक्टेयर के आसपास हमें रिकवर करना था, उनको बेहतर बनाना था। नेक्स्ट गोल था इको रेस्टोरेशन एंड एफॉरेस्टेशन।
इको रेस्टोरेशन एंड एफॉरेस्टेशन। इसके तहत हमें जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरियाज हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हम पेड़ों को काटते हैं, जमीन को साफ करते हैं, वहां पर एग्रीकल्चर करते हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे ज्यादा शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। मध्य प्रदेश के ट्राइबल रीजन में भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन, इन जगहों पर इसे झूम कल्टीवेशन कहते हैं, झूम कल्टीवेशन भी कहा जाता है। कई जगहों पर इसको लडांग वगैरह भी नाम दिए जाते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कम करना, कोल्ड डेजर्ट एरियाज, कोल्ड डेजर्ट जो बढ़ रहे हैं कश्मीर या हिमाचल रीजन में, कोल्ड डेजर्ट एरिया का रेस्टोरेशन और एफॉरेस्टेशन करना। मैनग्रोव्स, मैनग्रोव्स कहाँ उगते हैं? कोस्टल रीजन में उगते हैं। मैनग्रोव्स कोस्टल रीजन में उगते हैं। मैनग्रोव्स को जो कि रिवराइन नदियां जहां पर ओशन में मिलती हैं वहां पर और ओशन के किनारे किनारे ये जहां पर उगते हैं, इनका रेस्टोरेशन करना एक टारगेट रखा गया है। और अबैंडन्ड माइनिंग एरियाज, जिन क्षेत्रों में खुदाई होती थी, माइनिंग होती थी, अब माइनिंग बंद हो गई है, उन माइनिंग एरियाज में, चाहे जहां पर कोल माइनिंग होती हो, नदियों के किनारे सैंड माइनिंग होती हो, उन माइनिंग एरियाज को भी रेस्टोरेट करना और उनको एफॉरेस्ट करना, मतलब वहां पर भी पेड़ लगाना। इसके तहत कितना एरिया कवर करना था? 1.8 मिलियन हेक्टेयर लैंड एरिया कवर करना था, ये इसके अंदर टारगेट रखा गया था। इंप्रूवमेंट फॉर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर एरिया, जिसमें अर्बन, पेरी अर्बन, अर्बन एरियाज के किनारे किनारे पेरी अर्बन लैंड एरिया में 0.2 मिलियन हेक्टेयर लैंड एरिया हमें क्या करना था? रेस्टोर करना था, फिर से वहां पर जंगल लगाने थे। इंप्रूवमेंट इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑन मार्जिनलाइज्ड एग्रीकल्चरल लैंड या फैलो लैंड। फैलो लैंड मतलब जो खाली पड़ी हुई लैंड है, जहां पर एग्रीकल्चर बहुत कम हो गया है क्योंकि लैंड की सॉइल की क्वालिटी बहुत खराब हो गई है। उन एरियाज में जो नॉन फॉरेस्ट लैंड है, उन एरियाज में भी हमें एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना भी उद्देश्य रखा गया था। और इसके तहत कितना एरिया रिकॉग्नाइज किया गया था? 3 मिलियन हेक्टेयर लैंड एरिया इसके तहत रिकॉग्नाइज किया गया था। तो अगर हम देखें 5 मिलियन हेक्टेयर लैंड एरिया, 1.8 मिलियन हेक्टेयर लैंड एरिया, 0.0 और 3, तो कुल मिलाकर के लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर लैंड एरिया जो है वो आता है इस तरीके के एफॉरेस्टेशन और रेस्टोरेशन के तहत, जो ग्रीन इंडिया मिशन के तहत रखे गए थे। ठीक है, इसके अलावा कुछ और गोल्स इसमें हम देख सकते हैं, जैसे मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फॉरेस्ट एरिया, नॉन फॉरेस्ट एरियाज और कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन एरियाज। कहा गया है कि जो भी फॉरेस्ट एरिया में रहने वाली कम्युनिटीज हैं, जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनको शामिल करके इस तरीके के रेस्टोरेशन का काम किया जाए। ठीक है, फिर एडॉप्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ यूजिंग फ्यूल वुड, लकड़ी का प्रयोग हम किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में गैस की सप्लाई नहीं है, सिलेंडर की सप्लाई नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने उज्ज्वला योजना चलाई है, पर दूर दराज के फॉरेस्ट एरियाज में वहां पर फ्यूल वुड का यूज हम कितना एफिशिएंटली कर सकते हैं, किस तरीके से उसका प्रयोग किया जाए, इन चीजों के बारे में भी लोगों को अवेयरनेस फैलाना और बताना इसके उद्देश्य के तहत रखा गया था। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड, फॉरेस्ट पर किस तरीके से लाइवलीहुड के लिए लोग निर्भर हैं। जैसे यहां देखा गया कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये जैसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होते हैं वैसे ही माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे महुआ हो गया, शहद हो गया, मोम हो गया, लाख हो गया, कत्था हो गया, ये सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की कैटेगरी में आते हैं। गवर्नमेंट ने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर एमएसपी डिक्लेयर की है। बहुत सारे राज्यों में ट्राइबल्स को उस पर एमएसपी दी जाती है, ट्राइबल प्रोडक्ट्स को मार्केट तक पहुंचाने। ये सारी चीज़ें डाइवर्सिफाइड फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड को बढ़ावा देने के लिए की जा रही हैं, जिससे लोगों का लाइवलीहुड जब फॉरेस्ट के ऊपर बढ़ेगा तो लोग फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का ही भी प्रयास करेंगे। और उसके तहत हमें लोकल कम्युनिटीज़ को उसमें शामिल करना है, ना कि बाहर के लोगों को जिनका इमोशनल कनेक्शन फॉरेस्ट से नहीं होता है। ठीक है, इसके तहत 3 मिलियन हाउसहोल्ड को इन रीजन्स में रहने के लिए, इन रीजन्स में किस तरीके से फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वो निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं उसको अपनी लाइवलीहुड के लिए, उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के भी टारगेट यहां पर रखे गए थे। ठीक है, तो ये कुछ गोल्स हमने यहां पर देखा। इंप्लीमेंटेशन एक बार चेक कर लेते हैं कि गोल्स तो बहुत अच्छे डिसाइड हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव गोल्स डिसाइड हो गए, पर कितना उसका इंप्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो नेशनल लेवल पर एक मिनट देख लेते हैं कि इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज कौन कौन सी हैं। तो नेशनल लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। खासकर यूपीएससी इस तरीके की इंप्लीमेंटेशन एजेंसीज के बारे में पूछता है कि कौन सी प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सी एजेंसीज यहां पर इन्वॉल्व है।
ठीक है। अब जो फॉरेस्ट है वो होता तो किसी ना किसी स्टेट में है, तो स्टेट की कौन सी एजेंसी इन्वॉल्व होगी? स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होगी। इसके अलावा स्टेट में भी वो फॉरेस्ट किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट एरिया में पड़ेगा, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी, जो डिस्ट्रिक्ट की फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी है, वो इन्वॉल्व होगी। और सबसे नीचे के स्तर पर सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होगा ग्राम सभा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कम्युनिटी कनेक्शन है वो ग्राम सभा के माध्यम से ही हो सकता है। तो ग्राम सभा लेवल पर जो भी इंस्टीट्यूशन है उनको भी इसके इंप्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व किया गया है। इसका मतलब है कि सभी प्रकार के स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया गया है इस प्लानिंग, इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन आपने देख लिया। नेशनल लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, स्टेट लेवल पर स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, और ग्राम सभा भी इसमें इन्वॉल्व की गई है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और एजेंसीज हैं पर वो ग्राम सभा लेवल पे ही मिंगल हो जाती हैं। ठीक है, हाउ ग्रीन इंडिया मिशन इज डिफरेंट फ्रॉम नेशनल एक्शन प्लान, तो हम देखें तो ये इसके अंतर्गत केवल 1 साल के लिए नहीं बल्कि रेगुलराइज तरीके से इसको यहां पर इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है, तो ये नेशनल एक्शन प्लान के तहत ही एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, उससे अलग नहीं है। ठीक है, अब अगर हम इसके सक्सेस को इवैल्यूएट करें, हम देखें तो फरवरी 2014 से चल रहा है। अब इसके सक्सेस को इवैल्यूएट करें तो बहुत माइनर सक्सेस हमें यहां पर मिलती हुई दिखाई पड़ती है। ये आपको मोटा मोटा इसमें ध्यान रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एफॉरेस्टेशन स्कीम के तहत, जो कि ग्रीन इंडिया मिशन है, एफॉरेस्टेशन के लिए ही है, जंगल बढ़ाने के लिए, इसके तहत हम अभी तक केवल 2.8% ही प्लांटेशन, जो टारगेट रखे गए थे 10 मिलियन हेक्टेयर तक के, उसमें 2.8% ही प्लांटेशन अभी तक कर पाए हैं अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2021। इस वजह से ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस डेटा को आप याद रखिएगा। तो ग्रीन इंडिया मिशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, एज ऑफ मार्च 2020, अगर हम मार्च 2020 तक की बात करें तो इस प्लांटेशन स्कीम के तहत अभी तक केवल 0.14 मिलियन हेक्टेयर लैंड एरिया को ही एफॉरेस्टेड किया गया है, जो टारगेट किया गया था। 2018 में पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो इसकी इवैल्यूएशन के लिए बनाई गई, इस पर रिपोर्ट देने के लिए बनाई गई। उस पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि प्रॉब्लम क्या है, अब ग्रीन इंडिया मिशन सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो इसकी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि ग्रॉसली अंडर फंडेड है, मतलब जो फंडिंग चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रही है। ठीक है, और स्कीम जो है, स्कीम 2015 और 16 में भी, और 16 और 17 के फाइनेंशियल ईयर में भी इसको ये 34% जो टारगेट रखे गए थे, 34% टारगेट को यूज करने में, अचीव करने में मिस आउट हो गई है। ठीक है, तो ये चीज इसमें देखी गई है। इसके अलावा एम्ड एट इंक्रीजिंग ट्री काउंट विदाउट कंसीडरिंग ट्री सॉइल एंड वेदर कंडीशन, ट्री काउंट बढ़ाने पर जोर दिया गया है, पर उन ट्रीज को सॉइल और वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है नहीं लगाया गया है। सॉइल और वेदर को काउंट किए बिना ही बेतरतीब तरीके से ट्री कवर बढ़ाने की कोशिश की गई है, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई है, क्योंकि अगर सॉइल और वेदर कंडीशन अच्छी नहीं है तो पौधा लगाने के बावजूद भी समाप्त हो जाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा, यूथफुल स्टेज में नहीं पहुंच पाएगा। इसके अलावा सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग ट्रीज भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है इसके सक्सेस ना होने के लिए। जैसे बहुत बड़े स्तर पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए गए हैं, जो कि हम अगर देखें तो एनिमी माने जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाटर सक्शन का काम करते हैं। ठीक है, ड्राइनेस लेकर के आते हैं सॉइल में, सॉइल को खराब करने की कोशिश करते हैं। तो यूकेलिप्टस के जैसे ट्रीज का प्लांटेशन जो है वो ग्रीन इंडिया मिशन में फेलियर के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्लांटिंग अनसूटेबल ट्रीज इन अनसूटेबल क्लाइमेटिक सिचुएशन। ठीक है, तो सही ट्रीज लगाना ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जापान का मियावाकी फॉरेस्ट, एक वहाँ पर तरीका है मियावाकी फॉरेस्टेशन का तरीका, जिसमें जो इंडिजिनस ट्रीज हैं उनको लगाए जाने को बढ़ावा दिया जाता है, और एक फॉरेस्ट जैसे ग्रो करता है उस तरीके से उनको ग्रो करने दिया जाता है, और जो सबसे सक्सेसफुल प्लांट होते हैं उनको दोबारा से प्लांट किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक नेचुरल फॉरेस्ट डेवलप होता है, वहां से हम सीख सकते हैं और उसको यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको याद रखना है कि कुछ कारणों की वजह से, फंडिंग की कमी की वजह से, सॉइल और वेदर कंडीशन की बेहतर स्टडी की वजह से, और अनसूटेबल ट्रीज के प्लांटेशन की वजह से, यूकेलिप्टस जैसे
ट्रीज़ के प्लांटेशन की वजह से जो ग्रीन इंडिया मिशन है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। आई होप आपको ग्रीन इंडिया मिशन से जुड़ी हुई लगभग सारी बातें समझ में आई होंगी। एक और अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दूँ कि एग्जामपुर जो इंग्लिश मीडियम और बाइलिंगुअल के स्टूडेंट हैं उनके लिए आईएएस और पीसीएस के लिए स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज बाय एग्जामपुर चैनल के माध्यम से आईएएस प्री और यूपी पीसीएस प्री के लिए बैचेस लक्ष्य बैच के नाम से स्टार्ट हो गए हैं। आईएएस की जो क्लासेस हैं वो सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं, 4.5 घंटे की क्लासेस आपकी कंटिन्यूअसली चलेंगी। और पीसीएस के लिए लक्ष्य बैच की जो क्लासेस हैं वो शाम को 4 बजे से 7 बजे तक चलती हैं। तो जो लोग भी इंग्लिश मीडियम में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ इस क्लास से जुड़ें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है। हमारा नारा है प्री इज़ फ्री। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और हमारे लक्ष्य बैच की क्लासेस आपको पसंद आएंगी। प्लीज़ जुड़ें और इसका लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच।